डॉक्टर यशवीर सिंह जी जो पिछले 52 वर्षों से अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के साथ जुड़े हुए सामाजिक सरोकारों में हैं। महामंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वर्तमान में राष्ट्रीय संरक्षक की भूमिका में है। आज आदरणीय डॉक्टर यशवीर सिंह जी चौहान साहब का जयपुर की धरती पर आतिथ्य प्राप्त होना अखिल भारतीय गुर्जर महासभा और पूरे राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है। एक बार तालियों के जयघोष से अभिनंदन कीजिए हमारे डॉक्टर यशवीर सिंह जी का। बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय काका जी, इस सभा के अध्यक्ष फागना जी, हमारी ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश चंद्र भाटी जी और मेरे सभी साथी जो मंच पर बैठे हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता, केवल एजेंडे की बात करता हूँ। ये बात जो आज कह रहे हैं, ये 40 साल पहले भी जब गुर्जर महासभा ने आरक्षण का मुद्दा 2002 में शुरू किया था, तब कर्नल साहब कहीं नहीं थे, मिलिट्री में नौकरी करते थे। हमारे आदरणीय भाटी जी, चेची जी और गार्ड साहब, किसी के करे हुए पर पानी फेरना अच्छा नहीं लगता। 5 साल तक राजस्थान के गांव-गांव में एसटी के दर्जे का अलग जगाते घूमे थे। 2002 में अमरूदों के बाग में आप लोगों ने इतना बड़ा जलसा किया था। मेरी समझ में स्पॉन्टेनियस टाइम 11 बजे का दिया था, लेकिन 8 बजे फील्ड भरा हुआ था। अन्ना साहब आए थे और हम लोगों ने एक ही झिझक थी, डॉक्टर रूप सिंह को याद होगा, काश तुम्हें अगर एसटी का दर्जा मिल भी गया तो तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग compete नहीं कर पाओगे जो दूसरे लोग जिनको एसटी मिला हुआ। इसलिए इस आंदोलन के साथ साथ शिक्षा का भी अपने बच्चों का इंतजाम करो। आज 25 साल पहले की बात याद दिला रहा हूँ। 25 साल में एक जनरेशन बदल जाती है। आज अगली जनरेशन आ गई, उसके बाद आंदोलन हुआ। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ, किसी के करे हुए को नकारना अच्छा नहीं होता। गार्ड साहब 8 दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे, आप भी बैठे थे, और कमेटी बनी थी कि इसका कैसे इन लोगों को आरक्षण दिया जाए। हम लोगों की कई बार वार्ता उस वक्त के मुख्यमंत्री गहलोत जी और उसके बाद वसुंधरा जी से इसकी चर्चा हुई और सबने माना कि कुछ जातियां हैं जो बहुत पीछे छूट गई। हमने उनसे अति पिछड़ा वर्ग की मांग की और सबने उस बात को स्वीकार किया। एक व्यक्ति थे जिसने स्वीकार नहीं किया, वो कर्नल साहब थे। इसलिए हमारा उनसे इस बात पर विवाद हुआ। उन्होंने कहा नहीं, एसटी ही लेंगे। कमीशन बैठा, 72 लोग मरे। कमीशन ने साफ कह दिया कि आप एसटी के क्वालिफाई नहीं करते। कोई बात नहीं, उसके बाद लड़ाई जारी रही, सड़कों पर जंग आ गया और अति पिछड़ा एमपी जिसको बोलते हैं, आपको संरक्षण मिला। कई साल कचहरियों में धक्के खाए हमने, वो लटका रहा। आज भी सरकारों ने लिख के भेज दिया कि 9वीं सूची में ऐड कर दिया जाए। मैंने उस दिन भी कहा था, रूप सिंह जी याद है, आज फिर कह रहा हूँ, हमारी राजनीतिक ताकत नहीं कि हम उसमें 9वीं सूची में जुड़वा सकें। उस दिन भी कहा था, गलतफहमी में मत रहना, इसको 27% में ही ले लो। मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ वही बात, 27% में अगर वो 5% ले लोगे तो हमें पूरे देश में उसका फायदा होगा। ये बात बहुत टेक्निकल, बहुत एकेडमिक है, जो लोग मंच पर बैठे वो भी नहीं समझ पाते इस बात को।
उसके बाद तो हमको आंदोलन दूसरा बदलना पड़ा कि अगर राजस्थान में विशेष हमको दर्जा मिल सकता है, हम पूरे देश में हमारी स्थिति ऐसी है, इसलिए जो 27% बैकवर्ड का रिजर्वेशन है उसका डिवीजन होना चाहिए। ये मांग हमारी भारत सरकार ने मानी। मैं खुद महाजन जी को लेकर के अटल बिहारी जी के पास गया था कि राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, दूसरे राज्यों में कुछ कुछ पिछड़े वर्ग को 27% को बांटा गया है, आप पूरे देश में बांट दो। वो इस पर सहमत हुए। बल्कि मुंडे साहब जो उस वक्त भी राजस्थान का आंदोलन देख रहे थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सोलापुर में ले जाकर गडरियों के सम्मेलन में घोषणा करवाई थी कि मैं आपको प्रतिनिधित्व पिछड़ा वर्ग के अंडर 27% में दूंगा। और 9 साल तक उसमें 3 कमीशन बैठे। आखिर में एक कमीशन इदाते साहब के अंडर में बैठा, उसकी रिकमेंडेशन आई, वो भी रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। सरकारों में ऐसा ही होता आया है। डिनोटिफाइड ट्राइब के मुद्दे को भी, जिसमें 5 कमीशन बैठे, वो सारी रिकमेंडेशन रद्दी की टोकरी में पड़ी हैं। हम कुरेलते हैं, हम ढूंढवाते हैं अपनी फाइल हमारी कहाँ है। अगर उस दिन हमारे पुरखों ने वो बात मान ली होती कि हमें 27% में मिल जाए, तो आज जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार पटल पे नहीं रख रही, पार्लियामेंट में 3 साल हो गए, वो करने की आवश्यकता ही नहीं थी। पूरे देश में हमारे समाज को जो अति पिछड़ा वर्ग है उसका आरक्षण मिल जाता। मैं और ज़्यादा एकेडमिक नहीं कहना चाहता, लोग उसका मतलब गलत ना समझें, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। आज राजस्थान का हर कार्यकर्ता एक ही सवाल करता है, 9वीं सूची में जुड़वाओ। भाई हम कोशिश कर रहे हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। एक जीवन नहीं, अगली पीढ़ी भी लड़ेगी। अपने अधिकारों के लिए जो नहीं लड़ता वो पीछे रह जाता है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि केवल हम सड़कों पर नाटक करते रहें, ऐसा नहीं कि केवल हम भाषण माइक पर दे करके चले जाएं। अपना एजेंडा बनाओ। एजेंडा विहीन कौम, जिसका कोई एजेंडा नहीं, खाली भीड़ है, भाषण है, उससे कुछ होने वाला नहीं। आज 33% महिलाओं का रिजर्वेशन की बात आ रही, वो केवल पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं, नौकरियों में भी होगा। क्या हम अपनी बहन बेटियों को पढ़ा करके इस लायक कर पा रहे कि अगर 33% रिजर्वेशन लागू हो गया तो वो अफसर बनेंगी? हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। कुछ बच्चे जरूर पढ़ लिख करके उस 5%, 4% जो रिजर्वेशन मिला है उसमें आने लगे। मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूं। कुछ आए हैं, आते रहेंगे, लेकिन जात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या है। उस संख्या के अनुपात में हम आज कहीं नहीं हैं। इस साल केवल 12 बच्चे आए सेंट्रल सर्विसेज में, गुजर 1011 में से। हमें देखकर तरस आता है इस बात पर। राजस्थान का इस साल एक भी बच्चा नहीं आया। मैं कहना चाहता हूं, खुश होने की आवश्यकता नहीं कि हमारे 80 आ गए आरएस में, वो तो आते रहेंगे। लेकिन उसके अलावा अब नौकरियां लाखों हैं इस देश में हर साल, उन पर भी नज़र रखो। केवल खुश होकर के कि हमारे 80 आ गए, घर बैठ जाओ, मैं उसके लिए आगाह करना चाहता हूं। राजस्थान में आप लोगों ने 2 काम बहुत अच्छे किए। हर जिले हर गांव में मंदिर बनाए, हर जिले में हॉस्टल बनाया। मैं कहना चाहता हूं, उन हॉस्टलों को कोचिंग सेंटर बनाओ। पहला एजेंडा, अगर 1 साल का एजेंडा ये मान के चलो कि जो हॉस्टल हैं उन हॉस्टलों में लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर बनाओ। लिख लो, कहीं प्रेस वाले हो लिख लो, हम 1 साल का अगला एजेंडा बना रहे हैं
कि जितने हमारे मंदिर और हमने हॉस्टल बनाए सब में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी शुरू करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आपके यहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोचिंग शहर था कोटा, जहाँ देश भर के बच्चे आते थे कोचिंग करने कोटा में। आज वो कोटा बहुत नीचे जा रहा है। एक दूसरा शहर डेवलप हो रहा है जिसका नाम है सीकर। सीकर में सारे कोचिंग सेंटर चले गए हैं, कोटा से भी छोड़ कर चले गए। मैं अगले सम्मेलन चाहूँगा भागना जी, अगला सम्मेलन सीकर में करेंगे। ये 1 साल का एजेंडा दे रहा हूँ। महिला सम्मेलन जयपुर में होगा और पुरुषों का सम्मेलन अगस्त में सीकर में होगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कितने लाख बच्चे। ए भाई कौन बोल रहे पीछे? ए चौधरी, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे वहाँ कोचिंग में हैं। आंखें खुलती हैं शाम को जब देखोगे कितने बच्चे सड़क पर कोचिंग के लिए पूरे इस राजस्थान के 8-10 जिलों से वहाँ हैं। हमारे लोगों ने एक वहाँ हॉस्टल बनाया है, बहुत सुंदर हॉस्टल है। वहाँ आवश्यकता है कि एक और बड़ा हॉस्टल बनाया जाए। ये 2 ही एजेंडे में आज बात करता हूँ कि अगले 1 साल में इस एजेंडे पर कन्फाइन करो। पहला महिला सम्मेलन जयपुर में करके महिलाओं के लिए क्या करना है उस पर बैठ कर चर्चा करो, और हमारा बड़ी जो सभा है उसका सम्मेलन सीकर में होगा। सीकर में बैठ कर के तय करो कि ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ है, 4 यूनिवर्सिटी हैं, सारे कोचिंग सेंटर वहाँ हैं, लाखों बच्चा आता है वहाँ कोचिंग करने। हमारे समाज के बच्चे उसका उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या लाभ उठा सकते हैं। भारत देश बहुत विकसित देश है, लेकिन जब कोई विदेशी आता है एक ही बात का तय होता है, इंडेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं। हमें नहीं समझ में आता था ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बीमारी है, लेकिन जब अध्ययन करा तो पता लगा हवाई अड्डे, रेल, सड़कें ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। और भारत में चूँकि ये विकसित नहीं है इसलिए भारत का नंबर 100 से ज़्यादा नीचे है। आज सरकार इस पर लगी हुई है इसको बढ़ाने में, और हम कुछ आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन जो गुजरों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे लोग आज भी भगवान को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, घर घर में भगवान की मूर्ति है। लेकिन जो मंदिर हमने बना रहे, जो हॉस्टल बनाए, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो समाज को बदलने के कैसे काम आ सकता है? खाली संस्कृति से काम नहीं चलता, शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ना पड़ेगा। इन सभी हॉस्टलों को, मंदिरों को लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर में बदलना है। ये अगले साल का 1 साल का यही 2 एजेंडे लेकर के चलो। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर एसवीर सिंह जी साहब, कि जिसको अपने जन की पीड़ा गीत वही तो गाएगा, जिसको अपने मन की पीड़ा राग वही दोहराएगा, जिसको अपने अपनों की पीड़ा राहें वही सुझाएगा। आपने बहुत सुंदर तरीके से ये सारी बातें कही है। निश्चित रूप से इन पर समाज संवेदनशीलता के साथ में विचार करके और आगे इस कार्य को क्रियान्वित करेंगे। बहुत बहुत आभार।